Hello everyone, welcome to faculty channel. This is Kusum Penyuli and as you all know that screening test के लिए जो हमारा लेक्चरशिप का एग्जामिनेशन होने वाला है यूकेपीएससी का, उसमें कमीशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट कर दिया है, दैट इज़ कंपलसरी। तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोगों का मेन एग्जामिनेशन होगा। नाउ व्हाट दे हैव डन इज़ कि उन लोगों ने कहा है कि हर एक वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। दैट मीन्स देयरफॉर स्क्रीनिंग टेस्ट में को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो व्हाट आई हैव डन इज सेक्शन वाइज आई एम ब्रिंगिंग दिस द सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड में राधा कृष्णन कमीशन को पढ़ लेते हैं। राधा कृष्णन कमीशन क्या था, जो 1948 में आया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करी थी। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लेट्स सी इन डिटेल। ओके, टॉपिक्स जो मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, दे आर अबाउट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देन अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मेंबर्स कौन थे इस कमीशन के, इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, लिमिटेशंस, और कुछ एमसीक्यूज दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी इट इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इनका बर्थ हुआ था 1888 में एंड ही डाइड इन द ईयर 1975। ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सबने सुना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे ये। और ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और चेयरमैन थे ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के, दैट इज दिस राधा कृष्णन कमीशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1948 एंड इट्स रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 1949। एंड वन मोर थिंग व्हाट वी नो अबाउट सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज दैट वी सेलिब्रेट नेशनल टीचर्स डे ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, दैट इज 5th September। सो नाउ लेट्स सी अबाउट कि इस कमीशन में क्या है। जो राधा कृष्णन कमीशन है उसको हम एक्चुअली, उसका जो नेम है दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं और इसको राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज इट इज मोर फेमस बाय द नेम ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। ये सेटअप हुआ था ईयर 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधा कृष्णन। इट वॉज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन सेटअप इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सबसे पहला एजुकेशन कमीशन था जो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसको इनॉग्रेट करा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रीऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। इस समय तक जो ब्रिटिश जब रूल के अंडर इंडिया आता था तो उनकी कुछ जो भी पॉलिसीज़ थी एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो चलती थी। सो नाउ वंस द, अगर आप इसका ईयर को ध्यान से देखेंगे तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1948। दैट मीन्स कि एग्जैक्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया था, सो दैट कि जो कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था उसमें रीऑर्गेनाइज किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसकी रिपोर्ट जो थी वो आपकी सबमिट हुई थी इन अगस्त 1949। इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, ये 10 मेंबर्स की कमेटी थी। कमीशन जो था इसमें 10 मेंबर्स थे। इसमें आपके सबसे पहले चेयरमैनशिप जो थी वो एस राधाकृष्णन ने की थी। देन ताराचंद वॉज देयर, डॉक्टर जेम्स एफ डफ, Dr. Zakir Hussain, you all know about him, Arthur E. Morgan, A. Lakshmanaswamy Mudaliar, Dr. Meghnad Saha, Dr. Karma Narayan Behal, Dr. John J. Tigret and Shri Nirmal Kumar Siddhanta। डॉक्टर लक्ष्मणस्वामी मुदलेर के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड एजुकेशन कमीशन जो आई थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आई थी, उनके चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाउ इसकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर था टीचिंग स्टाफ कैसा होना चाहिए, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कोर्स का, वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, रिसर्च फैसिलिटीज़ हो गई, प्रोफेशनल एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस,
फिर स्कॉलरशिप्स के बारे में क्या बात हुई थी, यूजीसी जो कि जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बारे में इसमें बात हुई थी। देन रूरल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। एजुकेशन ऑफ वुमेन, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन इन सिस्टम, दैट इज एग्जामिनेशन को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए, ये बातें हुई थी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। एम क्या था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, दैट इज सबसे पहले एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हम वी आर फुली एजुकेटेड, राइट? वाई? बिकॉज हम सीखते हैं, हम अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं, कभी कुछ नई नई चीज़ें हम हमेशा हमारी लाइफ में आती रहती हैं, उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं। देन ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए। सोशल एफिशिएंसी हो, दैट मीन्स आप सोसाइटी से कैसे घुल मिल सकें, किस तरह से उनके साथ एफिशिएंटली बात कर सकें। डेवलपमेंट होना चाहिए नॉलेज और विजडम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि ओनली आपके पास एजुकेशन है, बट यू शुड हैव नॉलेज ऑल्सो एंड विजडम। विजडम मीन्स आप उस नॉलेज को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। देन इज़ योर लव फॉर हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि आप सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप उस लैंग्वेज को अपनी वैल्यूज़ में किस तरह से पुट कर रहे हो और उसकी अपनी उस लाइफ की में हायर वैल्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है वो। देन कल्चरल प्रोग्रेस, इम्पार्ट प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, मीन्स इस टाइम पे ये प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बहुत बात की गई थी। नाउ वी कम टू टीचिंग स्टाफ। इन्होंने टीचिंग स्टाफ को किस तरह से सेग्रीगेट करा था। इन्होंने 4 कैटेगरीज बोली थी टीचर्स की, जिसमें कि आपके प्रोफेसर हो गए, रीडर्स हो गए, लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर्स। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में ये 4 कैटेगरीज मानी गई हैं। उस टाइम पे इन्होंने कहा था इन 4 कैटेगरीज के लिए रिकमेंडेशन दी थी। देन प्रमोशन होना चाहिए फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर इन सोलली ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेरिट, दैट मीन्स उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कोई करप्शन वाली बात नहीं हो रही थी उस टाइम पे। दैट मीन्स कि जिसका मेरिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, जो जितने ज़्यादा ग्रेड्स ला रहा है, उस बेसिस पे ही जो प्रमोशन था फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर, मतलब इंस्ट्रक्टर की कैटेगरी से अगर आपको लेक्चरर की कैटेगरी में आना था उस टाइम पे, तो दैट मीन्स यू हैव टू पास सम क्राइटेरिया, कुछ मेरिट में आपके नंबर्स आ रहे चाहिए, देन ओनली यू विल बी promoted on the to the next category. The commission recommended higher salary. कमीशन ने टीचर्स के लिए अच्छी सैलरी का बात करी थी। प्रोविडेंट फंड की बात हुई थी, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलना चाहिए, आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव एक्सेट्रा। इन सबको इन 4 कैटेगरीज के जो टीचर्स हैं उनमें उस चीज़ में उसको फिट किया गया था। किस तरह से टीचर्स के बेनिफिट की बात हुई थी, जो इंस्ट्रक्टर्स थे, आपके रीडर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, उन सब की बेनिफिट्स की किस तरह बातें हुई। देन वी कम टू कोर्स एंड वर्किंग डेज। द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी कोर्स शुड कॉरस्पॉन्ड टू दैट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंपल्स। उसके बाद ही, दैट मीन्स कि जब तक आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नहीं पास करेंगे तब तक यू कैनॉट गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम नंबर जो थे वो आर्ट्स और साइंस फैकल्टीज ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें मैक्सिमम नंबर आर्ट में 3000 और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आर्ट और साइंस में 3000 और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं उनमें 1500 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में 3000 और उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है उसमें 1500 स्टूडेंट्स। नाउ इंक्रीजिंग ऑफ वर्किंग डेज को इंक्रीज किया गया 180 डेज अ ईयर। दैट मीन्स अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रखा है आपने, तो उस टाइम पे दे रिकमेंडेड कि यूनिवर्सिटी में जो वर्किंग डेज होंगे वो 180 डेज तक होने चाहिए। यस, और उसमें एग्जामिनेशन डेज जो थे वो एक्सक्लूडेड थे, मतलब ये सिर्फ वो थे जब आप पढ़ रहे हो, लर्निंग वाले डेज थे ये आपके, लेकिन एग्जामिनेशन वाले डेज इसके अलग थे। मतलब 180 डेज लर्निंग और अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन डेज वर डिफरेंट। नाउ वी कम टू रिसर्च फैसिलिटीज़। इसमें आपका द कमीशन लेड एम्फोसिस ऑन इंक्रीज्ड फैसिलिटीज़ फॉर
पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दैट मीन्स इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस करा था उस टाइम पे कि अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए। जो पीएचडी स्टूडेंट्स होने चाहिए उनको सिर्फ सब्जेक्ट की ग्रास्प नहीं होनी चाहिए बट उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया और हो गया। यू डोंट हैव, इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट, आपको कोई उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो दैट इज़ यूजलेस फॉर यू। देन यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो कम्युनिटी पंक्चुअलिटी की मिलना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए ड्यूटी के लिए, और न्यू आइडियाज़ और न्यू मेथड्स को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। ये हमने रिसर्च फैसिलिटीज़ पे बोला है। देन वी कम टू प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था इस कमीशन ने, रिकमेंड किया था प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपका एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन के ऊपर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। देन वी कम टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपका हो गया जो आप जब इसमें ये रिकमेंड किया गया था, इस कमीशन ने ये रिकमेंड करा था कि हायर एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेजेस को रिप्लेस किया जाए इंग्लिश से। शुड बी मीन्स इंग्लिश जो अभी तक ब्रिटिश जो आपका ब्रिटिश शासन चल रहा था उस टाइम पे जो आपका इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, तो अब उसमें ये बोला गया है कि रीजनल लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और इंडियन लैंग्वेजेस को भी को एक्चुअली इसमें पॉसिबल होना चाहिए कि कोई ना कोई इंडियन लैंग्वेज को उसमें लाया जाए यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में। बट संस्कृत को इससे थोड़ा अलग रखा गया था बिकॉज संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हर कोई नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ जो आगे जाके एज अ पंडित जो ब्राह्मण्स हैं या जो पंडित हैं जो उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहे थे तो वो ज़्यादातर संस्कृत पढ़ते थे। अदरवाइज जिसको इंटरेस्ट था दे यूज टू स्टडी संस्कृत, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। देयरफॉर उन्होंने कहा था कि रीजनल लैंग्वेज, सपोज हम साउथ में है कन्नड़, तमिल, ये लैंग्वेजेस आप स्टडी कर सकते हैं। नॉर्थ में है हिंदी इज़ मोर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स जो थे उनको 3 लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड होना कंपलसरी था। एक तो था आपका रीजनल लैंग्वेज, एक हो गई आपकी फेडरल लैंग्वेज। फेडरल लैंग्वेज हेयर मीन्स हिंदी बिकॉज इंडिया की एक अपनी फेडरल लैंग्वेज है, देयरफॉर इसमें आपको कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक फॉरेन लैंग्वेज जिसको इंग्लिश माना गया है, किसी एक फॉरेन लैंग्वेज जो कि आपकी इंग्लिश है, इसमें आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। देन इंग्लिश भी स्टडीड इन हाई स्कूल्स एंड इन यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर दैट वी मे कीप इन टच विद द लिविंग स्ट्रीम ऑफ एवरी ग्रोइंग नॉलेज। बिकॉज इंग्लिश को इसलिए बोला गया कि हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में होना कंपलसरी था, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हम फॉरेन में या अब्रॉड में और कंट्रीज़ में क्या चल रहा है तो उससे हम टच में रहेंगे। अगर हम इंग्लिश पढ़ाना बंद कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट्स को, तो फिर हाउ विल दे बी एबल टू स्टे इन टच विद द अदर स्टडीज़ विच आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट कंट्रीज। देयरफॉर इंग्लिश को उन्होंने हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल में इम्पॉर्टेंट कर दिया था। नाउ वी कम टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। क्या थे? स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन। से यूनिवर्सिटी लेवल में इट वॉज कंपल्सरी कि हर स्टूडेंट को ऑल द स्टूडेंट शुड नो अबाउट अदर रिलीजन्स ऑल्सो। मीन्स अगर एक हिंदू है तो उसको ऐसे नहीं है कि मुस्लिम रिलीजन के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ऐसे ही मुस्लिम को हिंदू रिलीजन के बारे में होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे एक ही रिलीजन, अपने ही रिलीजन के बारे में नहीं, बट अदर रिलीजन्स की क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब इन्हें पता होना चाहिए। सो दैट क्यों होना चाहिए पता? क्योंकि एक स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म की भावना आ जाए। रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स अगर जैसे कि हम लाइक वी सेलिब्रेट दिवाली, होली, तो ये नहीं है कि अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम हो उससे, या फिर वो अगर ईद मना रहे हैं तो हिंदूज़ को कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक टॉलरेंस वाली बात आ जाती है। दैट मीन्स एक स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस उसमें डेवलप होता है और सेक्युलरिज्म की भावना आ जाती है।
देन करिकुलम मस्ट हैव इट्स बेस ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फिलोसफी। अगर आप अभी भी देखें तो हर एक सब्जेक्ट में इंडियन पर्सपेक्टिव के किस तरह से इंडिया में वो चीज़ डेवलप हुई है, तो उसकी हिस्ट्री और फिलॉसफी का बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट के करिकुलम में ये चीज़ रखी गई है कि हम इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फिलॉसफी की भी स्टडी करें। नाउ स्कॉलरशिप्स के बारे में क्या बताया गया था? फॉर मेरिटोरियस एंड फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स किनको मिलेंगे? जो मेरिटोरियस हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाके आगे आए हैं, और जो फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, जो नहीं पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस, उनके लिए स्कॉलरशिप्स रखी गई थी, रिकमेंड किया गया था। देन एनसीसी, एनएसएस और भी जो स्कीम्स हैं उन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए स्कॉलरशिप थी। नाउ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी वाला। वाई दिस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस कमीशन ने यूजीसी को इस्टेब्लिश करने की भी रिकमेंड किया था। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया एंड टू एलोकेट फंड्स फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो यूजीसी की अगर क्वेश्चन आता है कि यूजीसी इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी कमीशन ने बोला था, तो यू विल टेक दिस राधाकृष्णन कमीशन ओनली। ओके, नाउ वी कम टू दिस रूरल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये बोला था कि रूरल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि सराउंडेड हो रूरल कॉलेजेस से, और उससे रूरल रिकंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करे, और स्पेशल रेफरेंस दिया गया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टडीज़ में। बिकॉज रूरल है तो वहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको लैंड ज़्यादा मिल रहा है वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है, इंडस्ट्रीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। देयरफॉर वहाँ पर रूरल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, सो दैट वहाँ पर ज़्यादा स्टडीज़ की जाए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। एजुकेशन ऑफ वुमेन, students of female category should tie helped to secure their normal places in a normal society. Women's education को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, उनके बारे में बात की गई, both as citizen and as women, and to prepare for it. कॉलेज प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए कि it will be possible for them to do so. That means आप कॉलेज के जो प्रोग्राम्स हैं या फिर जो करिकुलम है वो आप इस तरह से डिज़ाइन करें, इस तरह से उसमें आना चाहिए दैट वुमेन्स अगर वो पढ़ें तो उनको कोई अनकम्फर्टेबिलिटी फील ना हो, दे आर मोर कंफर्टेबल स्टडिंग दैट, और उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर वो जो उनका जो प्रोग्राम है उसमें वुमेन को नीचा ना दिखाया जा रहा हो। दैट मीन्स उनको अप्रेस ना किया जाए, बट वुमेन उसका जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए सो दैट वुमेन आर ऑल्सो कंफर्टेबल स्टडिंग दैट। रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन में आते हैं। इट सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स। एग्जामिनर कैसे होने चाहिए, पेपर सेटिंग कैसी होनी चाहिए, सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में, ये सब चीज़ों के इम्प्रूवमेंट रिकमेंड किया था। यूनिवर्सिटी डिग्री शुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इन्होंने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी इस टाइम पे, दैट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट की, तो यूनिवर्सिटी डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट कुछ स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए सो दैट उस बेसिस पे हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकें। जैसे हम अभी की बात करें तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज़ योर ग्रेजुएशन, लेकिन उस अपार्ट फ्रॉम दैट अलग से जो टेस्ट्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है कैंडिडेट्स को, देन ओनली दे आर अपॉइंटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नो क्रेडिट इज गिवन एट प्रेजेंट फॉर क्लास वर्क इन कोर्सेज और एक्सेप्ट समटाइम्स इन केस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क है तो हो रहा है तो उसमें क्रेडिट मिल सकता है, बट कोई क्लास वर्क कोर्सेज का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। 3 years विल बी इन्वॉल्व फॉर द फर्स्ट डिग्री। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं, तो वो 3 years कंपलसरी है उसमें इन्वॉल्व होना। ना ये तो बहुत अच्छे कुछ रिकमेंडेशंस किए थे राधाकृष्णन कमीशन में, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। व्हाट वर दे? व्यूज ऑन द रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन वर वेग एंड एम्बिगियस। मतलब इन्होंने बात तो करी थी रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन के बारे में, लेकिन वो प्रॉपरली बताया नहीं था कि किस तरह से उसको कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से होगा ये सब।
देन रिफॉर्म ऑफ सिस्टम वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म की बात करी है वो भी इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, दैट मीन्स प्रॉपरली गाइडलाइंस नहीं प्रेजेंट की गई थी. देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी डिड नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव. रूरल यूनिवर्सिटीज़ में जो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश अगर रख रहे हैं तो हाउ विल दे बी इफेक्टिव व्हेन दे हैव नॉट इवन स्टडीड इंग्लिश. उन्हें इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं थी, बहुत छोटा थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो यूनिवर्सिटी लेवल में इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हम इस कमीशन में पढ़ते हैं. ओके, नाउ वी कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मैंने ये जो आज की आपकी प्रेजेंटेशन बनाई थी इस बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं. तो लेट्स सी क्या क्वेश्चंस, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन सेट अप इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. Options are Kothari Commission, University Grant Commission, University Education Commission and Indian Education Commission. Now please read it carefully why I am saying this. So because University Grant Commission, University Education Commission में you can go wrong. एक जैसे लग रहे हैं, ओनली ग्रांट्स और एजुकेशन का फ़र्क है, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी और कमीशन देख के मत टिक कर देना. यूज़ योर माइंड ऑल्सो, प्लीज़ ये बीच का भी वर्ड जरूर पढ़ना. सो देयरफॉर द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन सेटअप इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज योर राइट दिस थर्ड ऑप्शन, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड. कौन से साल में एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन एस्टैब्लिश हुआ था. 1946, 1948, 1952 और 1964. If you have listened to my these slides, these class carefully, तो आपने ध्यान दिया होगा जब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1948 में बोला था और इसकी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट हुई थी 1949 में. Hence the option 2 is correct. Now we come to third question. Who was the chairman of University Education Commission? Chairman कौन थे University Education Commission के. डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर ताराचंद. अब आप कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चंस में राधाकृष्णन कमीशन दिखाई देगा, कहीं कहीं पर आपसे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोला जाएगा. नाउ बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दे विल नॉट आस्क यू राधाकृष्णन कमीशन का चेयरमैन कौन था, बिकॉज इसका बट ऑब्वियस यही आंसर हो जाएगा, राइट. सो दे ये घुमा के इस तरह से रियल नेम से पूछा जाएगा चेयरमैन कौन थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के. हैंस द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन. Now we come to fourth question, that is which education commission recommended to establish rural universities. किस एजुकेशन कमीशन ने रूरल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था. ऑप्शंस आर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. Hence our answer here is option number 3, that is University Education Commission. Okay, now we come to fifth question, that is which education recommended to establish UGC. कौन से एजुकेशन ने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात करी थी. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. We just read it there in few slides back that यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं जिसे हम, उन्होंने इसको यूजीसी को एस्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, विच कमीशन इज आल्सो नोन एज राधाकृष्णन कमीशन. किस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन. हेंस आवर आंसर हियर इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. We all know that Radhakrishnan Commission is also known as University Education Commission. Well, this is for now. इतना ही questions मैं लाई हूँ ये about Radhakrishnan Commission. So now next जो मैं आपके लिए topic लाऊंगी that will be of Mudaliar Commission. Last video में हमने बात करी थी about Radhakrishnan Commission, that was University Education Commission. इस वीडियो में हम बात करेंगे मुदलियार कमीशन के बारे में, जो कि 1952 में फॉर्म हुआ था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी इन द ईयर 1953. नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द वीडियो. टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूंगी इसमें वो होंगे अबाउट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार,
अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि आपका मुदलियर कमीशन को हम एक्चुअली सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी और कौन सी रिकमेंडेशंस थी, कुछ और जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी इसमें, इनके लिमिटेशंस क्या थे, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ मुदलियर कमीशन। Lakshmana Swami Mudaliar, he was born in the year 1887 and he died in the year 1974. His full name was Arcot Lakshmana Swami Mudaliar. Born in 1887, he lived up to 1974 और he was an Indian educationist, फिजिशियन थे और इनका इंटरनेशनल बहुत सारे एकेडमिक रोल्स में इनका पार्टिसिपेशन था। ये इनको हाईएस्ट सेकंड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, जो है आपका पद्म विभूषण, ही वाज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली अपॉइंटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का फॉर्मेशन किया था, इनको उस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था और ये उस टाइम पे वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था क्या और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसका क्या एम था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदलियर कमीशन भी कहा जाता है। इट इज मोर फेमसली known as Mudaliar Commission under Dr. Lakshmana Swami Mudaliar, who was the chairperson of Secondary Education Commission. References क्या थे इसमें? To inquire into the report on the present position of secondary education in India in all its aspects. इसका मेन एम था कि जो भी सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया में क्या प्रेजेंट पोजीशन है क्या, और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी थी। जो भी आपका इंडिया में जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स थे उनके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करना था उनको, और सजेस्ट करने थे कुछ मेजर्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं इन रिगार्ड टू एजुकेशन, इन रिगार्ड टू इट्स कंटेंट, और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इसकी, वो सब चीज़ें इसमें इनके रेफरेंसेस में था। इसमें एक है द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रिलेशनशिप कैसा होगा प्राइमरी, बेसिक और हायर एजुकेशन का, इंटर रिलेशन बिटवीन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्कूल्स के बीच क्या इंटर रिलेशन होगा, और भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। सो दैट इज साउंड and reasonable uniform system of secondary education suited to our needs and resources may be provided for the whole country. तो इसका मेन एम ये भी एक था कि इन सब चीज़ों के जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का एक को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें कैसे रिफॉर्म लाया जाए, सो दैट हम एक प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके जो कि हम पूरे कंट्री में उस चीज़ को अप्लाई कर सके। कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी थी इन द ईयर 1953, जून 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। व्हाट वर इट्स मेजर रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, organization and administration, health and physical education, improving the systems of examination and evaluation, टीचर एजुकेशन के ऊपर, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए स्कूल्स का, स्कूल की बिल्डिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड, और आवर्स कितने होने चाहिए वर्किंग के पर ईयर, और वेकेशंस कितनी मिलनी चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस जो मुदलियर कमीशन ने सजेस्ट करे थे। लेट्स टॉक अबाउट देम इन ब्रीफ। व्हाट आर दे ऑल अबाउट। फर्स्टली हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। तो कमीशन ने इसमें ये रिकमेंड करा था कि जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का वो 4 to 5 ईयर्स के बाद स्टार्ट होगा। दैट मीन्स जब एक बच्चा 4-5 ईयर्स का हो जाए उसके बाद वो प्राइमरी और जूनियर बेसिक एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है। मिडिल स्कूल और जूनियर सेकेंडरी जो पीरियड था, दैट मीन्स आपका 6th, 7th, 8th क्लास जो है वो 3 ईयर्स की होगी। मीन्स आपका जो मिडिल स्कूल होगा वो 3 ईयर्स का होगा। उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी स्टेज होगी, दैट इज क्लासेस 9, 10, 11, 12, दैट विल बी ऑफ 4 ईयर्स।
और इन्होंने इंटरमीडिएट क्लासेस को एबॉलिशन की बात करी थी। दैट मीन्स उन्होंने कहा था कि 12th जो क्लास है उसको एबॉलिश करके उसको हम बीए जो ग्रेजुएशन लेवल में है उसमें इंक्लूड कर दें। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी कोर्सेज की, और स्ट्रेस दिया था कि रूरल स्कूल्स जो है वहां पर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। देन उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बहुत बात करी थी। दैट मीन्स बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और भी टाइप ऑफ स्कूल्स रीओपन होने चाहिए। इट्स नॉट कि सिर्फ इनसे रिलेटेड वोकेशनल स्कूल्स जो होंगे जिसमें वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में सजेशंस थे, और लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए स्टडी की, दैट वर इम्पोर्टेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ वी कम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। करिकुलम पे इन्होंने क्या बोला था, एट द मिडिल स्टेज द करिकुलम, मिडिल स्कूल स्टेज दैट इज योर 6th 7th 8th का जो आपका स्टेज है मिडिल स्कूल का, तो उसमें उन्होंने लैंग्वेजेस में उन्होंने जो करिकुलम में क्या इंक्लूड होना चाहिए, दैट वाज योर लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट, जनरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, देन आर्ट एंड म्यूजिक, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट होना, आई मीन कंपल्सरी इट शुड बी देयर इन करिकुलम। फिर हाई स्कूल में आपका जो प्री हायर सेकेंडरी स्टेज होगी उसमें डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होंगे ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको करिकुलम जो वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करें वो इसमें इन्होंने हाईलाइट करा था। एक तो कोर करिकुलम होगा जो इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए कॉमन होगा, जो हाई स्कूल से जो स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज। उसमें आपका आ गया एक लैंग्वेजेस इंक्लूड होंगी, जनरल साइंस इंक्लूड होगा, सोशल स्टडीज और क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट होंगे जो कि सब स्टूडेंट्स को लेने हैं इन देयर हाई स्कूल। एडिशन टू दिस कोर करिकुलम के अलावा 3 मेन सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज करने हैं। उन 3 मेन सब्जेक्ट्स में आपका ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, होम साइंस। अब इन ह्यूमैनिटीज के अंदर भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सपोज यहाँ इसमें आप इसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे। दैट मीन्स उन्होंने 3 हर एक अगर कोई ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है तो उसमें से उन्हें ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो उन्होंने एटलीस्ट 3 लेने हैं। अगर कोई साइंस लेना चाहता है तो उसमें अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज करे। दैट मीन्स कोर करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स हैं ये लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड क्राफ्ट, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से किसी भी एक स्ट्रीम में से 3 सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ इन्होंने जो करिकुलम था ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड बनाया था, जो शुड बिगिन इन द 2nd ईयर ऑफ द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेज। नाउ वी कम टू मेथड्स ऑफ टीचिंग। इनका एम्फोसिस जो था, जो ज़्यादा स्ट्रेस इन्होंने इस चीज़ में करा था कि जो हमारा जो अभी तक मोस्टली देखा जा रहा था कि स्कूल्स में वर्बलिज्म, मेमोराइजेशन, दैट इज अगर हम देखें तो रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता था स्टूडेंट्स पे। लेकिन इन्होंने कहा था कि ये चीज़ शिफ्ट होनी चाहिए टू पर्पसफुल, कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। दैट मीन्स उनको एक्टिविटी मेथड के थ्रू और प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू स्टडीज करवाई जाए। दे शुड डू इट इन प्रैक्टिस, वो खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को करें, सो दैट उनको पता चले कि अगर ये थ्योरी में ये चीज़ लिखी है तो वही चीज़ आप प्रैक्टिकल में किस तरह से करेंगे। देन उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू वर्क इन ग्रुप सिस्टम पे बहुत जोर दिया गया था, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कोऑपरेटिव वर्क की भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देन इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्सपेरिमेंटल और डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल्स भी खुलवाए गए, उनको भी खोलने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया। और को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी देयर एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। जैसे कोर करिकुलर एक्टिविटीज में आपके गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स आ गए आपका, देन योर क्राफ्ट, आर्ट, देयर इज योर पोइट्री, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में होती हैं। सो दिस शुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। डिसिप्लिन की बहुत
एक पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है इस कमीशन में, तो एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स आप व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे उनको एक मॉरल एजुकेशन भी दिया जाए, जिससे कि उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्डअप हो, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले बच्चे जो आगे जाके ग्रोथ हो उनकी, तो दे आर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक। इन ऑर्डर टू प्रोमोट डिसिप्लिन, पर्सनल कॉन्टैक्ट बच्चों, टीचर और प्यूपल के बीच में स्ट्रेंथन होना चाहिए, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए स्कूल में स्टूडेंट्स के। नाउ मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन पे भी इन्होंने सजेस्ट करा था कि कमीशन को ये रियलाइज हुआ था कि रिलीजियस और मॉरल इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक किसी के कैरेक्टर प्रमोशन के लिए। सो उन्होंने कहा था कि रिलीजियस और मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और एक और चीज़ इन्होंने कहा थी कि ये वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, दैट मीन्स कि पेरेंट्स की कंसेंट से, ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से उनको कुछ रिलीजियस स्टडीज करवा रहे हैं, बट इट शुड बी आफ्टर स्कूल, जब रेगुलर स्कूल के जो आवर्स होते हैं उसके बाद यू कैन गिव देम इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन ऑल्सो। टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत अच्छा इन्होंने एक सजेशन दिए थे, जैसे कि एनहांस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, टीचर्स जो आप अपॉइंट करें उनके वो एकेडमिकली और प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग हो, इम्प्रूव प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब सर्विस से पहले और सर्विस के जब वो सर्विस में लगते हैं तो उस टाइम पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टीचिंग स्टाफ को। उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी का सजेशन दिया गया था, और पेंशन बेनिफिट्स और प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा की भी उन्होंने बात करी थी। देन बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बोथ एट द सेंटर एंड ईच स्टेट, मतलब इस कमिटी का जो ये मेन कमिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक तो सेंटर में भी होगा और इसके अलग अलग सेंटर्स जो होंगे वो आपके हर एक स्टेट में भी होंगे। या इसमें एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा जिसमें 25 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विद द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एज इट्स चेयरमैन। टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड होना चाहिए फॉर सुपरवाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, और देयर शुड बी अनदर बोर्ड, एक और बोर्ड होना चाहिए जिसको हम CABE केप के नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड की केप के लिए, केप के स्टैब्लिशमेंट के लिए आपके कौन से कमीशन ने रिकमेंड करा, तो हेयर आप यू कैन टॉक अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। देन स्टेट और प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सिमिलर बेसिस इन ईच स्टेट, जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एडवाइस करते रहे, टाइम टू टाइम दे शुड कीप ऑन एडवाइसिंग अबाउट द चेंजेस कमिंग इन एजुकेशन सिस्टम। Now, improving the systems of examination and evaluation. Now, एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होनी चाहिए, उनका इवैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ये एक न्यू इन्होंने डायरेक्शन दिया था इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए। नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस जो थे वो रिड्यूस करें, और जो पहले क्या होते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो इन्होंने ये रिकमेंड करा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कम करके ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाए। क्रैमिंग शुड बी डिस्करेज, क्रैमिंग को टोटली डिस्करेज करा था, और इस चीज़ पे को ज़्यादा इंकरेज करा था कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, दैट मीन्स उनको वो चीज़ों उन जो वो पढ़ रहे हैं उनकी समझ हो, सिर्फ वो उसको रट्टा ना मारें, राइट। द सिस्टम, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एस्पेक्ट जो इन्होंने लाया था वो था कि जैसे पहले जो नंबर्स आते हैं 100 में से 90 आ रहे हैं, 100 में से 80 आ रहे हैं, 100 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करके इन्होंने कहा था कि सिंबॉलिक मार्किंग शुड बी देयर, मतलब जो भी मार्कशीट्स में जो ग्रेड्स जो आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो ग्रेडिंग सिस्टम पे होना चाहिए, दैट मीन्स 5 पॉइंट स्केल इन्होंने रिकमेंड करा था, जिसमें ए ग्रेड एक्सीलेंट को, बी ग्रेड गुड को, सी ग्रेड फेयर एंड एवरेज, डी ग्रेड फॉर पुअर, ई फॉर वेरी पुअर। ये सिस्टम सिंबॉलिक सिस्टम लाने के लिए इन्होंने रिकमेंड करा था। देन टॉकिंग अबाउट स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, इन्होंने कहा था ओपन स्पेस अवेलेबल होना चाहिए इन सिटीज़, सो दैट बच्चे जो है प्लेग्राउंड, उनको प्लेग्राउंड अवेलेबल हो, वो वहाँ पर जाके
खेल कूद सके। डिजाइनिंग जो बिल्डिंग की होनी चाहिए वो इस तरह हो कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट 10 स्क्वायर फीट स्पेस प्रोवाइड हो सके क्लासरूम में। ऐसे नहीं है कि सब एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं या फिर उनके लिए स्पेस नहीं हो रही है, दे आर नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली। एटलीस्ट इतनी स्पेस होनी चाहिए एटलीस्ट ऑफ 10 स्क्वायर फीट सो दैट दे कैन सिट कंफर्टेबली और इन द क्लासरूम। कितने मिनिमम जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक क्लास में होनी चाहिए दैट शुड नॉट एक्सीड, दैट शुड बी 30 इज अ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में होने चाहिए, और इट शुड नॉट एक्सीड 40। दैट मीन्स एक क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। इन द होल स्कूल दे ऑप्टिमम जो इन्होंने नंबर दिया था वो था 500 और मैक्सिमम 750। दैट मीन्स इन अ स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट एक्सीड 750। 750 students should be the maximum which should be allowed in a school. Now talking about hours of working and vacation. According to this commission, they recommended that the working days in a school should not be less than 200. अगर 365 days का year होता है तो उसमें से 200 days working होने चाहिए. It should not be less than that. एक वीक में 35 पीरियड्स होनी चाहिए जो कि 45 मिनट्स के ईच होने चाहिए. देन द स्कूल शुड वर्क रेगुलरली फॉर 6 days और 1 of the day being a half day. मीन्स 6 days का स्कूल होना चाहिए मिनिमम. 6 days का स्कूल होना चाहिए इन अ वीक. उसमें से एक जो डे है वो हाफ डे होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट्स टीचर्स के आपस में वो एक इनफॉर्मल मीट हो और दे कैन टॉक अबाउट what are their problems और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सोशल प्रोजेक्ट वर्क्स वो कर सके. नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर देयर शुड बी अ समर वेकेशन ऑफ 2 months. 2 months की समर वेकेशन इंपॉर्टेंट सजेशन दिया था उन्होंने. उसमें से भी उन्होंने कहा था 10 to 15 days का ब्रेक जरूर होना चाहिए सुटेबल पीरियड्स पे. देन रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो रिपोर्ट आई थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, इसको बाइबल फॉर टीचर्स भी बोला जाता है. सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि बाइबल फॉर टीचर्स कौन सा एजुकेशन कमीशन को कहा जाता है, कौन सा एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट को बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है. दैट इज योर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. नाउ और कुछ रिकमेंडेशंस जो इन्होंने बात करी थी वो था कि कैरेक्टर ट्रेनिंग के ऊपर एजुकेशन होनी चाहिए. लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज को एक्सपैंड करना है. इट इज इंपॉर्टेंट. लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज शुड बी देयर इन द स्कूल. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स का भी बढ़ावा देना चाहिए. दैट मीन्स नॉट ओनली बुकिश लैंग्वेज बट उनको एक विजुअली उस चीज को वो जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो फील कर सके. दैट शुड बी देयर. तो उससे क्या होता है, एक वो अट्रैक्टेड रहते हैं उस बुक्स में. फिर भी एक बार ये होता है कि इधर उधर वो देखने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाए. बट व्हेन दे आर वाचिंग समथिंग, दे आर लिसनिंग इट एंड वाचिंग इट, तो वो अट्रैक्टेड रहते हैं उसमें. देन ये SSLC से सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में इन्होंने कुछ बातें करी थी, सजेशंस दिए थे. इसमें कुछ लिमिटेशंस थी. एक तो ये इन्होंने काफी कुछ अच्छे सजेशंस दिए थे फॉर स्टूडेंट्स बट इट फेल्ड टू अप्रिशिएट स्टूडेंट्स इमोशंस. मतलब साइकोलॉजिकली काउंसलिंग, एक स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, ऐसी कोई इन्होंने बात नहीं करी थी. अगर बच्चा क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो स्कूल की तरफ से उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्लासमेट्स की तरफ से है, टीचर की तरफ से है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम, तो ये सब सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर काउंसलर का कोई अपॉइंटमेंट होना चाहिए. दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. Okay, now the best part we come to, that is MCQs, multiple choice questions. So now I hope you all are ready for these questions. जल्दी से कुछ questions को solve कर लेते हैं. So the first question we are coming up with is, which commission is also known as Mudaliar Commission? We have just read Secondary Education Commission, Indian Education Commission, University Education Commission या National Policy of Education. So our answer is Secondary Education Commission is also known as Mudaliar Commission. Which commission recommended for the establishment of CABE? CABE अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले पढ़ा था केब के बारे में, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो ये किस कमीशन ने रिकमेंड करा था? कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और योर इंडियन एजुकेशन कमीशन. सो आवर करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन.
एग्जाम में आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के जगह मुदलेर कमीशन भी दे सकते हैं. सो द आंसर विल बी सेम. Now we come to the third question, that is, which commission recommended symbolic rather than numerical marking to be adopted for evaluating and grading the work of pupils in external and internal examination? Grading की बात किसने करी थी कि numbers में रिजल्ट आने की जगह ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए. कोठारी कमीशन, मुदलेर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. So we have just read it in few slides back that the answer is Mudaliar Commission. उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम की बात करी थी, ABCDE करके, जो मैंने ग्रेडिंग की बात करी थी आगे कुछ स्लाइड्स पहले. So that was the answer. Okay, now in which year was Secondary Education Commission appointed? किस ईयर में इस अपॉइंट किया गया था? It is in the year 1952. Now यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि in which year Secondary Education submitted its report. अगर यहां पर ये आएगा तो you will write 1953. ओके, सो इसका आंसर तब 1953 हो जाएगा आपका. इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में और इनका जो एस्टैब्लिश हुआ था ये वो था 1952 में, राइट. ओके, सो let's come to the fifth question. Who was the chairman of Secondary Education Commission? Chairman कौन थे Secondary Education Commission के? Dr. S. Radhakrishnan, Lakshmana Swamy Mudaliar, D.S. Kothari या कस्तूरी रंगन. So here if we come, तो Dr. S. Radhakrishnan जो थे वो आपके थे फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के. लक्ष्मण स्वामी मुदलियर इज द करेक्ट आंसर. और अगर हम D.S. कोठारी की बात करें, ये हमारे जो कोठारी कमीशन आई थी उनके चेयरमैन थे, दैट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन. और के कस्तूरी रंगन अभी जो लेटेस्ट हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसके चेयरमैन थे. एंड then here we come with the last question, that is, which education commission is truly called as Bible for teachers? We have just read in the last slide that secondary education commission is also known as your Bible for teachers. So I hope this much of the summary is enough for this thing, because इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है. They are factual questions पूछे जाते हैं इसमें, especially for screening test they don't go deep into it. But हाँ, थोड़े recommendations कौन कौन से important है वो हमें याद करने हैं. बाकी ये questions are enough for these MCQs. If we have solved this much of MCQs, so they are enough. इस at least Mudaliar Commission के point of view से. Okay, then let's Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Panuli, and as we have done two of the commissions, Indian Education Commission's systems, that was first we did was Radhakrishnan Commission, and then we did Mudaliar Commission, and now today we are going to do Kothari Commission. When was it formed? What was Kothari Commission? When is it formed? And what were the major recommendations which they suggested for reforms in Indian education system? Let's see all this in detail. Topics which I'm going to discuss here are about D.S. Kothari, then about Indian Education Commission, major recommendations, and few MCQs we are going to solve related to this topic. Okay, so first let's talk about Dr. Daulat Singh Kothari. Dr. Daulat Singh Kothari was born in the year 1906 and he died in the year 1993. ये प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस. जब इंडियन साइंस कांग्रेस की गोल्डन जुबली हुई थी इन द ईयर 1963, उस टाइम पे D.S. कोठारी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे. He was elected president of Indian National Science Academy in 1973. इन्हें president appoint किया गया था Indian National Science Academy का भी. इसके बाद after this talking about his work, तो इन्होंने research work करा था statistical thermodynamics and his theory of white dwarf stars. ये बहुत ही इन दोनों theories से इनको international reputation भी मिला था. Now let's see what is about Indian education system. Indian education system जो था वो 1964 में फॉर्म हुआ था और इन्होंने अपनी
रिपोर्ट जो थी वो 1966 में सबमिट करी थी। इसको एक्चुअली इसका नेम जो है वो है इंडियन एजुकेशन कमीशन और पॉपुलरली इट इज नोन एज कोठारी एजुकेशन कमीशन। इट वाज सेट अप इन इंडिया on July 14, 1964 and its chairman was Dr. D.S. Kothari. At that time he was the chairman of University Grant Commission also. Actually इस कमीशन का एम क्या था कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑल ओवर कंट्री उसको एग्जामिन करना, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पैटर्न है, जो एजुकेशन का पैटर्न है उसको इवॉल्व करना, उसको हर जगह पूरे इंडिया में उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, और इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था इनकी रिपोर्ट में। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द ईयर 1966। नाउ वी कम टू रिकमेंडेशंस, कौन कौन से इन्होंने दिए थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसमें इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उसमें था एजुकेशन फॉर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, देन योर वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एजुकेशन इन प्रोडक्टिविटी, एनरोलमेंट ऑफ मैन पावर एंड रिक्वायरमेंट, रोल क्या है एजुकेशन का इन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस होनी चाहिए, सोशल और नेशनल सर्विस पे जोर दिया था, देन योर कम्युनिटी लाइफ पे स्टेटस क्या होना चाहिए टीचर्स का, उस पे एक्सपेंशन एंड वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, करिकुलर का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए टीचिंग मेथड्स में, अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट बुक्स और भी जो मटेरियल्स होते हैं जो रिलेटेड टू एजुकेशन वो सब क्वालिटी चेक्ड होने चाहिए, एंड गाइडेंस, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन शुड बी देयर। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके। एजुकेशन फॉर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या था कि जो इन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया की डेस्टिनी है वो क्लासरूम्स में डेवलप हो रही है। देयरफॉर अगर आप चाहते हो कि एक स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लोगों का, फॉर दैट एजुकेशन शुड बी प्रॉपरली implemented all over India so that we can get a good standard of living of people. Then education as powerful instrument of change, obviously if you are educated तो फिर आपका जो एक आप सोशल चेंज ला सकते हो, इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। कहते हैं ना कलम की ताकत बहुत होती है। Therefore if you are educated तो you can bring social, economic and political changes in India, in your nation. Then we come to साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कमीशन ने इसमें ये स्ट्रेस करा था कि साइंस पे बहुत जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का। देन वी कम टू वर्क एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा था हर एस्पेक्ट में कि हर जगह, हर स्टेज में एजुकेशन के वर्क एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। देन हियर वी कम विद एजुकेशन प्रोडक्टिविटी। इन्होंने ये बोला था कि साइंस एक तो बेसिक कंपोनेंट होना चाहिए एजुकेशन का और कल्चर पे, वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का, इसको वोकेशनलाइज किया जाए। दैट मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर आप एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है बच्चे तो फिर दे शुड बी गिवन सम वोकेशनल कोर्सेज ऑल्सो जो उनके पसंद के हैं। देन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी पे, जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। रिसर्च वर्क इम्प्रूव होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वर्क experience as an integral part of general education. Then we come to enrollment and manpower requirement. So according to them, commission suggested that proper manpower planning should be undertaken to ensure an adequate supply of educated experts. See what happens कि हम इतने सारे लोग पढ़ लिख जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है। Therefore उन्होंने कहा था इस तरह से एजुकेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपरली मैन पावर का, जो मैन पावर है, जो एजुकेटेड मैन पावर है, उनका प्रॉपर यूज हो सके, वो एज ए रिसोर्स हम उनको यूज कर सके। देयरफॉर एनरोलमेंट एंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली थी इन द रिपोर्ट। देन रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें उन्होंने कहा था इंट्रोड्यूस होनी चाहिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए ऑल ओवर द कंट्री, मेकिंग सोशल एंड नेशनल सर्विसेज, मतलब बच्चों पे सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस की भावना भी डालनी है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप होनी चाहिए और लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस प्रमोट करने के लिए। देन स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, इनका ये था कि जो इंग्लिश है इसको हम एज अ ओनली लैंग्वेज
सर्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एज हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, सो तो उसका ज्यादा लिंकेज है कंट्री के हर एक पार्ट से. ऑल मेजर शुड बी टेकन टू स्प्रेड इट टू नॉन हिंदी एरियाज. जैसे अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहां पर हिंदी लोग नहीं बोलते हैं, देयरफॉर इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को, इस तरह से हिंदी को उसके पार्ट में डालना है, सो दैट हिंदी जो है वो आपकी नॉन हिंदी एरियाज में भी स्प्रेड हो सके. Then is your social and national service. Some form of social and national service should be made obligatory for all students and should form an integral part of education at all stages. ये हमने अभी पढ़ा है आप in the last slide. Then we come to community life. बच्चों के अंदर community life किस तरह से बेटर हो सकती है, तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए. स्टेटस ऑफ टीचर शुड बी इम्प्रूव्ड. उनका दे शुड बी गिवन गुड सैलरी सो दैट उनका इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस जो है वो बढ़ सके. एंड दे शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन टीच इन अ गुड, so that they can give a good knowledge to the students also. When teachers are trained, तो वो अच्छी knowledge भी दे सकते हैं अपने students को. Then is your expansion of vocationalization of secondary education. सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने की इन्होंने स्ट्रेस किया था लार्ज स्केल पे एनरोलमेंट, और वोकेशनल कोर्सेज इस तरह होने चाहिए कि 20% जो टोटल एनरोलमेंट हो वो लोअर सेकेंडरी लेवल पे हो और 50% जो हो वो हायर सेकेंडरी लेवल पे हो. इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मीन्स दैट मोर क्रिएटिव वर्क शुड बी देयर. It's not that only academics is there, but जो students हैं उनको schools में और भी ज़्यादा creative experimental work करने के लिए और ज़्यादा जोर देना चाहिए. क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स अनदर मटेरियल. जो टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए वो बहुत क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रॉपरली क्वालिटी चेक्ड होनी चाहिए. एंड जितने भी बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनसे ये बुक्स, उनकी हेल्प लेके ये बुक्स का करिकुलम जो है वो तैयार करना चाहिए. Then school curriculum should be upgraded through research and curriculum development. ऐसे नहीं है कि आपने कुछ आज किसी स्कूल, कोई स्कूल, न्यू स्कूल खुल गया है, उन्होंने अपना कोई नया करिकुलम डेवलप कर दिया. नो, इट शुड बी प्रॉपरली रिसर्च होनी चाहिए करिकुलम में कि किस लेवल के बच्चों को किस तरह का करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए, उनका क्या करिकुलम होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या होना चाहिए पढ़ाने के लिए. देन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इस कमीशन की बात है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी इन्होंने. व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? एक तो मदर टंग हो गया और या फिर रीजनल लैंग्वेज, देन इज ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए यूनियन की एक, और मॉडर्न इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी. मतलब इन दोनों ए और बी पार्ट में जो कवर्ड नहीं है लैंग्वेजेस, मॉडर्न इंडियन या यूरोपियन लैंग्वेज वो भी हो सकती है आपकी मीडियम ऑफ एजुकेशन के लिए. देन भी देखिए, इफ यू रिमेंबर तो हमने मुदलाय कमीशन में ये बात करी थी कि उसके लिमिटेशंस में ये था कि प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात नहीं हुई थी स्टूडेंट्स के लिए. देयरफॉर कोठारी कमीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो थी कि प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. मीन्स स्कूल लेवल पे ही बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, काउंसलिंग की जाए. स्पेशली जो एडोलेसेंट्स बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत चीजें चलती रहती हैं, देयरफॉर दे शुड बी गिवन प्रॉपर काउंसलिंग. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरविजन स्ट्रांग होना चाहिए. स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हाउ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस, ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. देन इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड. अंडर दिस ओरल रिटन टेस्ट के साथ साथ इन्होंने कहा था कि ओरल टेस्ट को भी इंटरनल असेसमेंट का पार्ट बनाना चाहिए, उसको भी वेटेज मिलनी चाहिए, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो भी है वो इंप्रूव होने चाहिए. नाउ दिस हियर कम्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर अबाउट एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया. सबसे पहले एजुकेशनल स्ट्रक्चर 10+2+3 की बात कोठारी कमीशन ने करी थी. दैट मीन्स 10th के बाद +2, that is your 11th 12th, and after that +3, that is your BA, BCom, BSc, whatever they are doing. तो वो 3 years का होना चाहिए. Therefore whole educational structure should be of 10 years +2 +3. Now this is very important. से questions भी आते हैं इस वाले. Actually
अबाउट दिस, एंड जो मैंने आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो लास्ट स्लाइड में कराया था, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कोठारी कमीशन. Okay, let's solve now multiple choice questions. It is very favorite of mine, and I really assume that it's favorite for you too. So now let's come to the first question. What is Indian Education Commission popularly known as? Indian Education Commission को और क्या कहते हैं? राधा कृष्णन कमीशन, मुदलायर कमीशन, कोठारी कमीशन या फिर हरटॉक कमीशन? So hence the answer here is कोठारी कमीशन. Second question is, in which year was Indian Education Commission formed? In which year was, कौन से साल में इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ था? 1982, 1962, 1964, 1952. देखिए, अगर आपको ये लग रहा है 62, 64 एक जैसा है, तो फिर एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछा जाएगा. 63 लिख देंगे, 65 लिख देंगे, 66 भी लिख सकते हैं. बट हियर व्हाट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड इज दैट इन्होंने फॉर्मेशन का टाइम पूछा है. व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? सो देयरफॉर कोठारी कमीशन जो था वो आपका 1964 में फॉर्म हुआ था, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो 1966 में करी थी. Therefore, अगर कोठारी कमीशन की बात आए तो 1964 और 66 दोनों करेक्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, फॉर्मेशन के बारे में उसका पूछा है या फिर रिपोर्ट सबमिशन का. अगर ऐसे नहीं पूछा है, ये बोला है कि कोठारी कमीशन कब आया था, और अगर ऑप्शन में 1964 64 दिया हो तो आप 64 टिक करिए, अगर 66 दिया तो 66 टिक कर दीजिए. बट इफ दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन तो इट विल बी 1964 ओनली. Now we come to the third question, that is 10+2 system of education was suggested by which commission? Radhakrishnan, Mudaliar, Kothari commission, or none of the above? Hence the answer here is, we just read, it is Kothari commission. Okay. Now we come to the fourth question. According to Kothari commission, the 3 language formula after demodification should include what? What should it include? Let me tick here. I forgot to tick Kothari Commission. Okay, so this is the answer, Kothari Commission. All right, now here 3 language formula में क्या क्या included था? Mother tongue or the regional language, the official language of the union, or your mother Indian or European language not covered under A and B, and other than that used as medium of education, or all of the above. So if you remember, मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तीनों ही आपके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इंक्लूडेड है. हेंस योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ वी कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन? इंडियन एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एस राधाकृष्णन, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, DS कोठारी या फिर के कस्तूरी रंगन? सो इनके कौन थे चेयरमैन इंडियन एजुकेशन कमीशन के? DS कोठारी. एस राधाकृष्णन आपके फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई थी उसके थे. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो आपके चेयरमैन थे वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कस्तूरी रंगन आपके अभी जो लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में उनके चेयरमैन रह चुके हैं. Now we come to the last question. Which commission recommended adopting a 3 language formula at state level? किस कमीशन ने 3 language formula को अडॉप्ट करने की बात करी थी? राधाकृष्णन कमीशन, मुदलायर कमीशन, कोठारी कमीशन या none of the above? So we have just read, the answer here is कोठारी कमीशन. Okay. Okay, then this is for now, and yes, then next जो हमारा टॉपिक है वो है about University Grant Commission. So I will be bringing few a topic on University Grant Commission. So then let's meet them. Till then, keep learning, keep reading the books or from wherever you learn the things, and please be punctual and keep solving the questions, keep solving PYQs, MCQs, जहाँ से भी आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते रहिए, so that आपका ग्रास्प बना रहे. और जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, और उतना आप स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन, जब आपका जब पेपर होता है टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके देन, दिस इज फॉर नाउ. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.